हेलो स्टूडेंट्स, तो आप सभी को अपने चैनल पप्पू स्टडी 2.0 में एक नए वीडियो के साथ स्वागत है। और आज इस हम वीडियो में कवर करने वाले हैं क्लास 10th के लघु उत्तरीय प्रश्न, और वो भी साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि 10 VBI सब्जेक्ट ही है, जो कि बार बार पूछा गया और बार बार पूछेगा भी, और आप लोग को ये एग्ज़ाम में परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। फालतू क्वेश्चंस बिल्कुल नहीं है, जो कि पूछा जाता है वही हम निकाल कर लाए हैं क्वेश्चंस। यहाँ पर लिखा गया है, जल्दी घोल के पी जाओ ना तो दूसरा कोई घोल के पी जाएगा, आपसे ज़्यादा नंबर ला सकता है। तो फटाफट, अभी तक आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। क्या करना है, आप लोग को एक बार लाइक कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। सब्सक्राइब करने के बाद आप लोग को एक प्यारा सा कमेंट कर देना है। कमेंट करने के बाद आप लोग को अगर इस सब PDF चाहिए फ्री में बिल्कुल, तो आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ से टेलीग्राम में जुड़ जाइए और आप सभी को PDF बिल्कुल फ्री में मिलेगा। तो चलिए हम क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। तब तक आप लोग भूलिएगा मत, लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन लेके आते हैं, देखिएगा कैसा है। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है, बताइए कि प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या है और उदाहरण देकर समझाएं। ये देखिए बार बार पूछा जाता है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या है, उदाहरण देकर समझाएं। तो उत्तर इसका लिखेंगे, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक अभिक्रियाशील पदार्थ अपने से कम अभिक्रियाशील पदार्थ को विस्थापन कर देता है उसे प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे में कि यहाँ पर हम आप लोग को एग्जाम्पल दिए हैं। देखिए यहाँ पर इसके कहने का मतलब है कि जो ज़्यादा रंगदार है वो कम रंगदार वाले को हटा के वो अपना यानी कि कब्जा जमाएगा, यानी कि वो अपना राज शासन करेगा। उसी तरह से ये भी है कि अगर मान लीजिए कि कह रहा है कि Fe+ में CuSO4 तिरचिन FeSO4+Cu। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर CuSO4 तो ना, अब देखिए क्या किया है, Fe जो है, अब देखिए ये बोल रहा है Fe जो है SO के साथ विस्थापन कर लिया है और कह रहा है इसको C को अलगे छाड़ दिया है। यहाँ पर एक ट्रिक लग सकता है कि पति के साथ रहबू कि देवर के साथ। तो देखिए ये बोल रहा है, क्या कह रहा है, ये देखिए यहाँ पर मान लीजिए कि ये क्या है, ये पति है, ये सॉरी ये पति के साथ है, पहले से संबंध जुड़ा हुआ है पति के साथ, है ना, लेकिन यहाँ पर देवर है। तो अब देखिए उनको देवर पसंद आने लगते हैं, तो क्या कहती है कि पति के साथ रहबू कि देवर के साथ, तो वो कहती है कि देवर के साथ। तो ये देखिए ये देवर के साथ क्या की, विस्थापन कर ली और पति जी को अलगे छांट दी, है ना। तो इसी से समझ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर है FeCu से अधिक अभिक्रियाशील है इसलिए विस्थापन कर रहा है। चलिए अगर आप लोग को समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आते हैं, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है, ये बार बार पूछा जाता है क्वेश्चंस और पूछा गया भी है कि दृष्टि दोष क्या है और ये कितने प्रकार के होते हैं। 2016 में ये सब बहुत बार पूछा जाएगा कि दृष्टि दोष क्या है, ये कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिएगा क्वेश्चंस का आंसर क्या है, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं जो अच्छा से दिखाई देगा। बताइए यहाँ पर दे रहा है कि नेत्र का वह दोष जिसके कारण निकट वस्तु या दूर वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देता है उसे दृष्टि दोष कहते हैं। सामान्य नेत्र के लिए निकटतम बिंदु 25 सेंटीमीटर और दूर बिंदु अनंत होते हैं। अब देखिए कोई भी मनुष्य के, देखिए नेत्र का वह दोष जिसके कारण निकट या वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकते उसे दृष्टि दोष कहते हैं। अब देखिए अगर नेत्र का वह दोष मतलब वह कारण जिसके कारण हम कोई भी वस्तु को लगे और दूर के नहीं देख सकते उसे क्या कहते हैं, दृष्टि दोष कहते हैं। अब दृष्टि दोष का देखिए, दृष्टि का क्या होता है कि कोई भी मनुष्य कम से कम 25 सेंटीमीटर देख सकता है। अगर 25 सेंटीमीटर से और लगे ला के देखिए मोबाइले, देखिए धुंधला धुंधला ही दिखाई देगा। अगर वहीं आप अगर 25 सेंटीमीटर से दूर भी देख सकते हैं अनंत, क्योंकि देखिए अनंत कैसे देख सकते हैं, आसमान क्या है, अनंत में है, आप लोग अनंत के आसानी से देख लेते हैं, इसीलिए कम से कम 25 सेंटीमीटर और ज़्यादा से ज़्यादा अनंत देख सकते हैं। देखिएगा यहाँ पर एक और सवाल हम कर दिए ऐड कि दृष्टि दोष कितने प्रकार के होते हैं। दृष्टि दोष मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, ज्यादा दूरदर्शिता, अभिमुखता। और आप लोग को एग्जाम में पूछेगा क्लास 10th में कि दृष्टि दोष कितने प्रकार के होते हैं, तो क्लास 10th में 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। ये अबिंदुकता नहीं होता है, तो याद रखिएगा 3 प्रकार के मारिएगा ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा क्या कहता है, बताइए ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं। क्या जी, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं। कह रहा है कि उसका उत्तर होगा वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पादक के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। फिर से सुनिए, वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें
उत्पादन के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा के भी उत्सर्जन हो उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहेंगे। जिसमें यहाँ पर मीथेन है CH4 और यहाँ पर प्लस में 2O2 यानी कि ऑक्सीजन है, अतिरिक्त चिन्ह क्या बना है कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस है और यहाँ बना है 2H2 है, जल बनाया और यहाँ पर क्या निकल रहा है ऊष्मा निकल रहा है। तो ऊष्मा निकलना देखिए ऊष्माक्षेपी का मतलब क्या जी, उसमें से ऊष्मा निकलेगा, है ना। ऊष्माक्षेपी का मतलब ऊष्मा निकलेगा और ऊष्माशोषी का मतलब ऊष्मा अपने तरफ खींचेगा। तो अभी तो यहाँ पर सिर्फ पूछ रहा है ऊष्माक्षेपी, तो ऊष्माक्षेपी में क्या होता है जी, ऊष्मा निकलता है, याद रखिएगा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, ध्यान दीजिएगा, ऊष्माशोषी। अब देखिए ऊष्माक्षेपी तो जान गए लेकिन ऊष्माशोषी के नहीं जाने थे। तो ऊष्माशोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं, उत्तर होगा वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के फलस्वरूप ऊष्मा का अवशोषण होता है उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया। अब देखिए उसमें क्या हो रहा था, ऊष्माक्षेपी में ऊष्मा निकल रहा था, लेकिन ऊष्माशोषी में क्या होगा, ऊष्मा अपने तरफ खींचेगा। क्या जी, ऊष्मा अपने तरफ खींचेगा। मतलब एक कह सकते हैं ऊष्माक्षेपी के विपरीतर यानी कि उल्टा है ये, ठीक है ना। उसमें ऊष्मा निकल रहा था लेकिन इसमें ऊष्मा खींचेगा। जिसमें है यहाँ पर C+ में एग्जाम्पल में देख लीजिए, C+ में H2 यानी कि जल है और प्लस में ऊष्मा है। देखिए यहाँ पर ऊष्मा ले रहा है कि नहीं, ऑलरेडी ऊष्मा ले रहा है। और उधर देखिए इसमें क्या था, इसमें आप लोग को था कि ऊष्मा इधर था, तो इस लॉजिक से देख सकते हैं ऊष्मा इधर था तो ले रहा है यानी कि निकल रहा है, और इधर ऊष्मा पहला ही दे दिया है यानी कि ऊष्मा उससे ले रहा है। क्या जी, ऊष्मा ले रहा है। ऊष्मा लेकर C+H2 गैस बनाया, H2 क्या जी गैस बनाया और आसानी से निकल गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ध्यान दीजिएगा, समझ में आ रहा होगा तो ज़रूर वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब पहली बार आए होंगे चैनल पे तो। चलिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर पूछ रहा है कि उत्तल दर्पण तथा अवतल दर्पण के और समतल दर्पण के दो उपयोग लिखे। उत्तल दर्पण के 2 उपयोग निम्नलिखित है ना। अब देखिए उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण और समतल दर्पण के 2 उपयोग लिखे, ये 2 नंबर में क्वेश्चंस में आएगा। तो देखिए ऐसे भी आता है क्वेश्चंस। तो फर्स्ट बार आप लोग को लिख देना है उत्तल दर्पण के 2 उपयोग निम्नलिखित है ना, निम्नलिखित है। अब देखिए एक में लिखेंगे उत्तल दर्पण का उपयोग वो यानी कि मोटर गाड़ी के साइड मिरर के यानी कि बगल वाले में किया जाता है, जिसमें पीछे वाले आने वाले वाहनों को आसानी से देख सकते हैं, उसमें हम लोग क्या करते हैं उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। अब देखिए अगर दूसरा क्या कह सकते हैं, उत्तल दर्पण का उपयोग किसी भी वस्तु को छोटा या सीधा प्रतिबिंब बनाने के लिए किया जाता है। अब देखिए यहाँ पर उत्तल दर्पण का प्रतिबिंब जानते हैं किस में किया जाता है, यानी कि कोई भी वस्तु को छोटा देखना है। जिसमें कि मान लीजिए इतना बड़ा साइड मिरर रहता है और देखते हैं उतना बड़ा बड़ा ट्रक का छोटा छोटा इमेज करके बना देता है, यानी कि इसमें क्या भाई, यानी कि छोटा वस्तु और सीधा प्रतिबिंब बनाने के लिए उत्तल दर्पण का ही प्रयोग किया जाता है। चलिए अब अवतल दर्पण का उपयोग देख लेते हैं। कहता है कि अवतल दर्पण का उपयोग लिखे। तो अवतल दर्पण का उपयोग निम्नलिखित है। तो कहेंगे अवतल दर्पण का उपयोग दाढ़ी बनाने में। अब देखिए हजाम लोग दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं, और अवतल दर्पण का उपयोग यानी कि डक्टोरी क्षेत्रों के में किया जाता है। अब देखिए डॉक्टर लोग क्या करते हैं, अगर आप जाइएगा दांत चेक कराएं तो दांत में देखने के लिए लाइट का प्रयोग करेंगे, तो उसमें भी अवतल दर्पण, बहुत सारे में अवतल दर्पण, डॉक्टर लोग सब अवतल दर्पण का ही प्रयोग करते हैं। तो आप लोग ये लिख सकते हैं। और ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण का प्रयोग करते हैं, तो अवतल दर्पण। डॉक्टरी क्षेत्र में कौन सा दर्पण का प्रयोग करते हैं, तो अवतल दर्पण। डॉक्टरी क्षेत्रों को ही चिकित्सालय कहा जाता है। क्या जी, चिकित्सालय। चलिए अब समतल दर्पण का 2 उपयोग देख लेते हैं हम लोग अच्छे से। कह रहा है कि समतल दर्पण का 2 उपयोग निम्नलिखित है। ऑप्शन 1 में है कि समतल दर्पण का उपयोग एक से अधिक प्रतिबिंब बनाने के लिए किया जाता है। अब देखिएगा अगर आप लोग सैलून में जाते हैं केस कटवाने, तो केस कटवाइएगा तो इधर भी लगा रहेगा दर्पण और इधर भी, तो आपको लौकेगा कि हमारा कितना सारा इमेज बन रहा है, बहुत ही बन रहा है, बहुत दूर ले लग रहा है कि हम बैठे हैं। यानी कि एक से अधिक प्रतिबिंब बनाने के लिए किसको, समतल दर्पण के। और अपना चेहरा देखने के लिए समतल दर्पण का उपयोग करते हैं। और डेली स्टाइल मार के केस झाड़ के चल देते हैं आप लोग, उसमें भी क्या किया जाता है, समतल दर्पण में ही देख के और हम लोग स्टाइल मार के केस झाड़ के चल देते हैं। चलिए अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। समझ में आया होगा तो जरूर वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा समझ में आया। चलिए अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आया जो कि बार बार पूछा जाता है। क्या जी, बार बार पूछा जाता है कि बताइए उत्तल लेंस और अवतल लेंस में अंतर। लेंस में पूछा गया और ये दर्पणों में भी पूछता है। तो कहेगा उत्तल लेंस और अवतल लेंस में अंतर लिखे। तो लिखा गया उत्तल लेंस और अवतल लेंस में निम्नलिखित अंतर है। या दर्पण में भी देख सकता है, याद रखिएगा।
तो देखिए आप लोग को पहले क्या करना है, ऐसे आप लोग को डाटा बनाना है। क्या जी, ऐसे डाटा बना लेना है। उसके बाद बीचे बीच चिन्ह पार के उसके बाद डिवाइड कर देना है 2 भागों में, ठीक है। उसके बाद एक क्या जी हाईलाइट करके यहाँ पर लिख देना है, एक तरफ उत्तल लेंस और एक तरफ अवतल लेंस, ठीक है। जो जिसमें अंतर पूछे, जाइलम फ्लोएम जो भी उत्तल दर्पण जो भी पूछे इसी तरह से लिखना है। अब देखिएगा एक में लिखेंगे क्या जी, उत्तल में लिखेंगे एक और कि क्या जी, उत्तल लेंस के बीचों के मोटा तथा किनारों पर पतला होता है। देखिए उत्तल लेंस कैसे होता है, उत्तल लेंस ऐसे होता है, क्या होता है, ऐसे ले होता है। अब देखिए क्या हुआ, किनारे पर कितना हुआ पतला, लेकिन बीच में देखिए बीच में कितना है, बहुत मोटा है। तो इसीलिए बोला गया उत्तल लेंस की मोटाई मोटा, किनारे पर पतला होता है, यानी कि बीच में मोटा और किनारे पर पतला होता है। और वहीं अवतल लेंस में बीच में पतला और किनारे पर मोटा होता है। अवतल लेंस का चित्र ऐसे होता है, देखिए बीच में पतला हो गया और किनारे पर मोटा हो गया जी। तो इसीलिए बोला गया है कि अवतल लेंस में बीच में पतला तथा किनारे पर मोटा होता है। अब देखिए दूसरा अंतर है कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है और अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। ये बहुत बार बताया है आप लोग को ऑब्जेक्टिव में। अब देखिए तीसरा अंतर है, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं। यहाँ पर एक ऑब्जेक्टिव में बहुत बनता है कि किसको अभिसारी लेंस कहते हैं, तो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं और अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। अब देखिएगा नेक्स्ट 4 नंबर दिया है अंतर कि उत्तल लेंस का उपयोग दूरदृष्टि दोष के लिए किया जाता है। देखिए उत्तल लेंस का उपयोग जिसमें दूरदृष्टि दोष हुआ होगा उसमें किया जाता है। अवतल दर्पण का उपयोग यानी कि निकट दृष्टि दोष के लिए किया जाता है। तो ये 4 को अंतर लिखे हैं। आप लोग जितना भी अंतर लिख सकते हैं, बहुत सारा अंतर हो सकता है, ठीक है। चलिए तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और आप लोग बताइएगा क्या समझ में आया कि नहीं आप सभी को, ठीक है ना, उत्तल लेंस और अवतल लेंस में अंतर। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर, कह रहा है कि 24 कैरेट सोना से आप क्या समझते हैं। ये भी क्वेश्चंस बार बार पूछेगा कि 24 कैरेट, देखिए 24 कैरेट सोना क्या होता है, शुद्ध होता है। क्या होता है, शुद्ध सोना। तो यहाँ पर उत्तर लिखा है शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। यह बहुत मुलायम होता है और नरम होता है, जिससे आभूषण नहीं बनाया जा सकता है। इसे कठोर बनाने के लिए इसमें तांबा या चांदी मिलाई जाती है ताकि आभूषण बन पाए। हमारे देश में आभूषण बनाने के लिए प्राय 22 कैरेट सोना का प्रयोग किया जाता है। आभूषण बनाने में 22 भाग सोना तथा 2 भागों में तांबा और चांदी मिलाया जाता है। अब देखिए इसका मतलब समझ लीजिए कि 24 कैरेट के जो सोना होता है ना, लोग कहते हैं कि 24 कैरेट के गहना बनवा दीजिए। 24 कैरेट के सोना बहुत मुलायम होता है, आप ऐसे लगड़िएगा टूट जाएगा, यानी कि थोड़ा सा खींचिएगा तो टूट जाएगा, जिसके कारण आभूषण नहीं बनाया जा सकता है। अगर आभूषण रहेगा तो किसी का गर्दन में रहेगा, हार ओर तक के कोई क्या करेगा, धरेगा और खींच के लेके चल जाएगा, टूट जाएगा। इसीलिए 22 कैरेट और 2 कैरेट इसमें मिला दिया जाता है। क्या जी, कि देखिए, और ये पूछेगा भैया कैरेट क्या है, तो सोना को मापने के लिए कैरेट का प्रयोग करते हैं। अब देखिए दो भागों में क्या मिलाया जाएगा, 22 कैरेट सोना तथा 2 भागों में क्या मिलाया जाएगा, तांबा और चांदी मिलाया जाएगा, जिसके कारण मजबूत हो जाएगी। अगर मान लीजिएगा हम खाली सीमेंट से बना रहे हैं घर, तो क्या बहुत कमजोर होगी। उसी में गिट्टी बालू मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, बहुत मजबूत हो जाएगी। उसी तरह से ये है, सोना में अगर तांबा और चांदी मिला दीजिएगा तो बहुत मजबूत हो जाएगा, जिससे आभूषण बन जाता है और हम लोग आसानी से पहन लेते हैं, कठोर भी हो जाता है। ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर कह रहा है कि ध्यान दीजिएगा क्या कहता है, ओजोन परत क्या है। ये बहुत बार आप लोग से ऑब्जेक्टिव में पूछे हैं कि ओजोन का सूत्र बताना है। तो देखिए यहाँ पर पूछ दिया है कि ओजोन परत क्या है। तो देखिएगा उत्तर में लिखिएगा ओजोन ऑक्सीजन का एक अपरूप है। क्या जी, ऑक्सीजन का एक अपरूप मतलब क्या कह सकते हैं, रूप, ठीक है। ओजोन का एक अणु में ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बना होता है। ओजोन के अणुसूत्र O3 होता है और ओजोन के यानी कि क्या जी, ओजोन परत वायुमंडल के बाहरी सतहों पर पाया जाता है और ये पराबैंगनी किरणों को क्षय प्रदान करता है, रक्षा से प्रदान करता है। अब देखिए यहाँ पर आप लोग समझे होंगे कि अगर पूछ देगा कि ओजोन का सूत्र बताइए, तो ओजोन का सूत्र होता है O3 और ये ओजोन कहाँ पाया जाता है पूछेगा तो वायुमंडलीय में। वायुमंडलीय में जो कि क्या जी, बाहरी सतहों के पराबैंगनी किरण, पराबैंगनी मतलब जानते हैं, एक किरण अगर आप लोग को धरती पाएगा तो त्वचा कैंसर यानी कि जो स्किन में कैंसर होता है वो धरा देगा। तो कहते हैं बहुत सारे बीमारियाँ हो जाएगी, ठीक है ना, रतौंधी हो जाएगी इसी के कारण। तो देखिए पराबैंगनी किरण से हम लोग को रक्षा प्रदान करता है कौन, ओजोन परत। इसीलिए कहते हैं कि रेफ्रिजरेटर फ्रिज ये मत चलाइए, उससे CFC गैस निकलता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC,
ठीक है ना। CFC गैस निकलता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसको ओजोन परत को छिद्र कर रहा है। जितना छिद्र होगा उतना जल्दी हम लोग के पास कहाँ क्या आ जाएगा, पराबैंगनी किरण, तो हम लोग बहुत बीमार पड़ेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आप लोग को ये सब मिल जाएगा, ठीक है, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। देखिएगा 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बताइए प्रकाश का प्रकीर्णन से आप क्या समझते हैं। क्या जी, प्रकाश के प्रकीर्णन से आप क्या समझते हैं। नेक्स्ट देखिएगा उत्तर दिया है, जब प्रकाश की किरण किसी कण से टकरा कर किसी भी दिशा में फैल जाती है उसी घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश नीला रंग के दिखाई देता है, वायुमंडलीय नीला रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। अब देखिए इसको समझने के लिए बहुत कुछ पैतरा जपने पड़ेगा। देखिएगा यहाँ पर पूछ रहा है क्या जी, देखिए यहाँ पर मान लीजिए वायुमंडलीय है, यहाँ से धूलकण उड़ रहा है, यहाँ पर हम पृथ्वी पर खड़े हैं और यहाँ पर सूर्य है, यहाँ पर चंद्रमा है। अब देखिएगा यहाँ से, अब देखिए सूर्य से यहाँ से आएगा प्रकाश तो क्या आएगा, यहाँ पर पड़ेगा तो धूलकण पर, तो क्या चारों तरफ छींटा आ जाएगा, जिसके कारण आकाश हम लोग को नीला दिखाई देता है। और देखिए वहाँ वायुमंडलीय है तो नीला दिखाई दे रहा है। लेकिन यही जब हम लोग यहाँ पर चांद पर चल जाएंगे भाई, चांद पर, तो यहाँ से देखेंगे तो यहाँ पर क्या जी वायुमंडलीय नहीं है, यानी कि क्या जी वायुमंडल नहीं है। तो वायुमंडल नहीं है तो पर ये धूलकण भी नहीं होगा, और धूलकण नहीं होने के बावजूद यहाँ पर से क्या चांद पर से क्या लौकेगा, काला लौकेगा। तो अब पूछता भी है कि अगर हम लोग को चांद पर चल जाएंगे तो आकाश कैसे दिखाई देगा, तो काला दिखाई देगा। क्यों, क्योंकि वहाँ वायुमंडलीय नहीं रहता है, और वायुमंडलीय नहीं रहने के कारण वहाँ धूलकण नहीं रहता है, तो प्रकीर्णन होता नहीं है, जिसके कारण काला दिखाई देता है। और यहाँ पर काला क्यों दिखाई देता है, क्योंकि नीला रंग का प्रकीर्णन ज़्यादा कर देता है, जिसके कारण आकाश हम लोग को नीला दिखाई देता है। चलिए आशा करता हूँ समझ गए होंगे। 10 नंबर क्वेश्चन लास्ट आता है, देखिएगा बहुत अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है। आवर्धन किसे कहते हैं और इसका एसआई मात्रक लिखिए। क्या जी, आवर्धन किसे कहते हैं और इसका एसआई मात्रक लिखिए। चलिए उत्तर है, प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई को अनुपात को आवर्धन कहते हैं। आवर्धन को एम से सूचित किया जाता है। आवर्धन का एसआई मात्रक नहीं होता है या मात्रा विहीन होता है। यदि प्रतिबिंब की ऊंचाई भी और वस्तु की ऊंचाई यू हो तो आवर्धन एम बराबर भी बटा यू। अब देखिए यहाँ पर पूछेगा कि प्रतिबिंब के यानी कि आवर्धन कैसे मात्रक होता है, तो कहेंगे नहीं, क्यों, क्योंकि मात्रा विहीन होता है। आखिर क्यों, तो देखिए मान लीजिए कि प्रतिबिंब की ऊंचाई, मान लीजिए कि प्रतिबिंब की ऊंचाई कितना मान लेते हैं, 2 मीटर, और वस्तु की ऊंचाई कितना मान लेते हैं, वस्तु की ऊंचाई 4 मीटर मान लेते हैं, 4 मीटर। और कि आवर्धन का अनुपात यहाँ बोल रहा है प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु का ऊंचाई का अनुपात मतलब बाटा। अगर देखिए बाटा, तो चलिए यहाँ पर लिख देते हैं 4 मीटर, अब बाटा में क्या जी 2 मीटर लिख दिए, यानी कि प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई, क्या आवर्धन को क्या कहते हैं उसके निकालना है। मान लीजिए मीटर से मीटर गया, ये तो अगर ये क्या हुआ, मात्रक से मात्रक कट जा रहा है, तो इसीलिए कहते हैं कि आवर्धन का एसआई मात्रक मात्रा विहीन होता है, मात्रा नहीं होता है, ठीक है। तो इसीलिए मीटर से मीटर जब मात्रक ही कट गया तो बचा क्या, कुछ नहीं, तो इसीलिए कहते हैं इसका मात्रा विहीन होता है। आशा करता हूँ कि आप सभी समझ गए होंगे और इस वीडियो से आप लोग को बिल्कुल समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर लीजिएगा, है ना, और कमेंट भी कीजिएगा ज़रूर। आप लोग का कमेंट का हम रिप्लाई ज़रूर देंगे और बताइएगा किस टॉपिक पर वीडियो बनना चाहिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। लव यू, बाय ऑल स्टूडेंट्स, बाय बाय। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कैसे लगा आप लोग को वीडियो।